हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एटीपी स्टार गाइज। माई सेल्फ डॉक्टर राजीव मिश्रा एंड आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं यदि आप नीट 2024 को क्रैक करना चाहते हो तो उसके लिए मास्टर स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। तो बच्चों बात करते हैं हम कुछ क्वेश्चंस के साथ में, बहुत ही टू द पॉइंट बात करेंगे और स्ट्रेटेजी जो है उसको बहुत ही क्रिस्टल क्लियर रखेंगे ताकि आपके लिए बहुत आसान हो जाए एक रोड मैप प्रिपेयर करना कि कैसे आप नीट 2024 क्रैक करके अपने ड्रीम कॉलेज में जा सकते हैं। तो बात करेंगे क्वेश्चंस की कि व्हाई इट इज बेटर टू स्टार्ट अर्ली। पहले अर्ली स्टार्ट करना, जल्दी स्टार्ट करना जो है वो किस तरीके से आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। देन हाउ नीट प्रिपरेशन इज डिफरेंट फ्रॉम बोर्ड एग्जाम। आप 10th के साथ में प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, 11th 12th में भी बोर्ड एग्जाम होता है, तो कैसे आपको उनके साथ में मैनेज करना है। देन व्हाट टू स्टडी अलॉन्ग विद द क्लास 10th एंड ऐसे ही 11th 12th के साथ आप अपनी स्टडी को कैसे आगे लेकर के जाएंगे। देन आप अपने इंस्टीट्यूशन का चूज कैसे करेंगे कि किस कोचिंग में आपको पढ़ना है, किन टीचर से पढ़ना है, कैसे ये चूज किया जाए और अल्टीमेट एम क्या होना चाहिए ताकि आप अपने ड्रीम कॉलेज तक पहुंच पाएं। ठीक है बच्चों, तो एक एक करके पॉइंट वाइज हम इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले व्हाई इट इज बेटर टू स्टार्ट अर्ली। जल्दी स्टार्ट करने से क्या बेनिफिट होता है बच्चों? जल्दी स्टार्ट करने से आपको ये बेनिफिट्स मिलेंगे। सबसे पहली बात है कि यदि आप एक नॉर्मल एग्जांपल ले लो कि कोई स्टूडेंट जो है वो अर्ली क्लासेस से ही अपने ड्रीम कॉलेज की तरफ यदि वो नीट क्रैक करना चाहता है तो उसके लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर देता है। मान लो सपोज 9th से 10th से स्टार्ट कर देता है तो कहीं ना कहीं उसे बेनिफिट जरूर से रहता है। और कई बार हम ऐसा देखते हैं कि वो बच्चे जो लगातार इंस्टीट्यूशन में जुड़े हुए हैं 3 साल से 4 साल से, वो टॉप रैंक निकाल देते हैं। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन है कि वो सबसे पहले अपने आप को कंडीशन कर चुके होते हैं अपने आने वाले एग्जाम के लिए। यानी कि नीट एग्जाम आप देने वाले हो उसके लिए आप पहले से ही अपने आप को एडेप्ट कर चुके हो कि 11th 12th में जाते ही आपको सडनली बहुत ज्यादा डिफरेंस फील नहीं होता। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है क्योंकि बच्चों जैसे ही आप 11th क्लास में जाओगे, 10th पास करके 11th क्लास में जाओगे तो सडनली आप देखोगे कि जो स्टडी का जो पैटर्न है वो काफी ज्यादा चेंज हो जाता है, या ऐसा बोल सकते हैं कि सिलेबस जो है वो बहुत ज्यादा वास्ट हो जाता है। चीजें हम बहुत सारी पढ़ते हैं, बहुत सारे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस करते हैं, तो इसीलिए जो वो सडन चेंज है उससे आप कहीं भी डिमोटिवेट ना हो या वो आपको नेगेटिवली इफेक्ट ना कर पाए। तो इसके लिए बच्चों बहुत जरूरी है कि आप इस ड्यूरेशन में, जो अभी टाइम गैप बचा हुआ है 10th क्लास में आपका, इस टाइम पे आप अपने आप को कंडीशन कर लें किसके लिए? आने वाले नीट एग्जाम के लिए और जो प्रिपरेशन आप करने वाले हैं उसके लिए। देन डेवलप्स योर स्किल। बच्चों क्या होता है, जब तक आप सिर्फ बोर्ड पे फोकस्ड हो तो आप बोर्ड के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करते रहोगे। मतलब क्या होगा, मोस्टली आप थियोरेटिकल पार्ट पे जाते रहोगे, थियोरेटिकल पार्ट जो है उन्हें अच्छे से करते रहोगे। जो प्रॉब्लम सॉल्विंग और एप्लीकेशन बेस्ड अप्रोच है वो कहीं ना कहीं कम रहेगी। तो ये वाला टाइम होता है जिसमें आप अपनी स्किल को डेवलप कर सकते हो ताकि आने वाले टाइम पे आप सीधे ही बहुत सारे स्टूडेंट जो उस टाइम पे अपनी वो स्किल्स को डेवलप कर रहे होंगे उनसे काफी अच्छा परफॉर्म करने लग जाओगे, उनसे काफी आगे निकल जाओगे। देन स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, इट विल बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन। की फाउंडेशन जो है, क्योंकि अभी आपके पास टाइम है, अभी आपको बिल्कुल बेसिक लेवल से, यानी अभी यदि हम स्टार्ट करते हैं तो बोर्ड के लेवल से हम आपको पढ़ाएंगे, तो इस वजह से क्या होता है आपका फाउंडेशन पार्ट जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है। और नींव मजबूत होगी तो इमारत आप कितनी भी बड़ी खड़ी कर सकते हैं बच्चों। तो बिल्कुल आपका फाउंडेशन जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है। एक्सपोजर टू द कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए एक्सपोजर मिल रहा है, आप टेस्ट वगैरह दे रहे हैं, आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको कंपटीशन वाली फीलिंग जो है वो आने लग जाती है एंड इट गिव्स यू कॉम्पिटिटिव एज ओवर योर पीयर्स। जो आपके साथ में लोग प्रिपरेशन करेंगे उनसे आप एक एक्स्ट्रा एज जो है वो आपको मिलेगा। ठीक है, और यदि आप ये चाहते हैं कि आपको ये सारी चीजें एटीपी स्टार की हेल्प से मिल जाए तो बच्चों आप हमारा बैच जो है अर्ली चैंपियन बैच वो ज्वाइन कर सकते हैं। इस बैच के लिए जो फॉर्म फिल करना है आपको वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो उस फॉर्म को आप जरूर से फिल कर दें। ठीक है बच्चों, तो ये तो हमने पहले पॉइंट की बात की कि व्हाई इट इज बेटर टू स्टार्ट अर्ली। जल्दी स्टार्ट करने से हमें ये बेनिफिट्स जो हैं वो मिलते हैं। देन इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं बच्चों कि हाउ नीट प्रिपरेशन इज डिफरेंट फ्रॉम द बोर्ड प्रिपरेशन। बच्चों बोर्ड एग्जाम में मोस्टली यदि आप अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो आपको वही जो आपके सिलेबस में 10th बोर्ड के सिलेबस में है उन्हीं चीजों को बार बार पढ़ना होगा। आपको थियोरेटिकली सारी चीजें याद होगी तो आप अच्छा कर लोगे। या बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उन्हें बार बार करते हैं और एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइज दी हुई है उनको बार बार करते हैं, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर लेते हैं
तो भी वो नीट एग्जाम में तो भी वो बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छा परफॉर्म कर लेते हैं। लेकिन नीट के लिए यदि मैं अप्रोच की बात करूं बच्चों, तो वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। यहां पर क्या होता है, यहां पर आपको सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज से काम नहीं चलता है। क्या आपको चाहिए, आपको कॉन्सेप्चुअल नॉलेज चाहिए, यानी आपको चीजों को कॉन्सेप्चुअली पता होना चाहिए और जो क्वेश्चंस हैं उनके ऊपर उसको कैसे अप्लाई करना है, यानी एप्लीकेशन वाला पार्ट जो है वो भी स्ट्रांग होना चाहिए। यदि ऐसा होगा तो आप नीट क्रैक कर पाओगे। तो एक बड़ा डिफरेंस है बोर्ड की प्रिपरेशन में और नीट की प्रिपरेशन में। तो यदि आप अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर चुके हो और अच्छे गाइडेंस में हो, तो आपके अंदर चीजों को, क्योंकि चीजें सेम है जो आप अभी बोर्ड के लिए पढ़ रहे हो, उन्हीं चीजों को यदि आप कॉन्सेप्चुअली, एप्लीकेशन बेस्ड और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हुए यदि आप कवर कर ले, तो काफी हद तक आपको वो एक्स्ट्रा एज मिल जाएगा, जो मैं अभी अर्ली स्टार्ट करने पे जो कॉम्पिटिटिव एज की बात कर रहा हूं वो आपको मिल जाएगा। ठीक है। देन इसके बाद में बच्चों कि नीट एग्जाम जो है उसके अंदर सिंगल मार्क्स जो है वो भी बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है आपके सिलेक्शन में। क्यों? क्योंकि बच्चों जैसे बोर्ड में बात करें कि बोर्ड में यदि किसी बच्चे के 95% आ रहे हैं और किसी के 94% आ रहे हैं, मान लो यदि 1% का डिफरेंस है, तो वो बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता है, क्योंकि ओवरऑल यदि हम बात करें तो अल्टीमेट टारगेट जो होगा, अल्टीमेट गोल जो होगा, वहां तक पहुंचने में इसका बहुत सिग्निफिकेंट रोल नहीं होगा। यानी बोर्ड में यदि आपका एक क्वेश्चन गलत भी हो जाता है तो आपको बहुत ज्यादा उससे नुकसान नहीं होगा। लेकिन यदि मैं बात करूं कि आप नीट एग्जाम में अपीयर हुए और वहां पर यदि सिंगल मार्क्स की बात करें तो हजारों रैंक का डिफरेंस आ सकता है। तो इसीलिए नीट में जब हम प्रिपेयर करते हैं तो हमको बहुत एक्यूरेट लेवल पे पढ़ाई करनी होती है और हमारे एग्जाम में एक्यूरेसी लेवल जो है वो बहुत हाई होना चाहिए। तो ये भी एक डिफरेंस होता है बोर्ड की प्रिपरेशन और नीट के लिए प्रिपरेशन में। तो आपको यदि आप अर्ली चैंपियन बैच में एनरोल करते हैं तो हम जो प्रैक्टिस करवा रहे हैं उससे आपके अंदर ये फीलिंग आएगी कि आपको एक्यूरेसी लेवल जो है वो भी हाई रखनी होगी और आपको बहुत कॉन्सेप्चुअली पढ़ना होगा, ताकि आप नीट एग्जाम में इवन सिंगल क्वेश्चन जो है, सिंगल मार्क्स भी जो है उसे मिस ना करें, उसका भी इंपॉर्टेंस आप समझें। ठीक है बच्चों। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टू स्टडी अलॉन्ग विद 10th क्लास। अभी आप 10th क्लास में है, आपका बोर्ड एग्जाम जो है वो मार्च में या अप्रैल में हो सकता है। तो यदि हम बात करें कि उसके अकॉर्डिंग आपको क्या एक्स्ट्रा करना चाहिए, अभी पहली बात तो ये बच्चों कि आपका फोकस अभी मेनली तो 10th बोर्ड पर ही है। यानी आपको अभी सामने में एकदम क्या दिख रहा है, 10th बोर्ड दिख रहा है, क्योंकि नीट एग्जाम तो 24 में आने वाला है। तो करंट जो फोकस है आपका वो तो आपको ध्यान में रखना ही है, यानी कि आपको बोर्ड की प्रिपरेशन तो अच्छे से करनी है, उसमें तो आपको कहीं कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। तो आप कैसे अर्ली चैंपियन बैच में या यदि आप कहीं और से भी नीट 2024 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको इस टाइम पे क्या करना होगा, इस टाइम पे आपको अपने डेली रूटीन के अंदर, डेली प्लान के अंदर थोड़ा सा टाइम जो है वो निकाल लेना होगा। किसके लिए? नीट के ओरिएंटेड पढ़ाई के लिए। अब नीट के ओरिएंटेड पढ़ाई करनी है, बिल्कुल नीट के सारे टॉपिक्स कवर नहीं करने। अभी हमको क्या करना है, वो जो चैप्टर जो हमारे 10th क्लास में है या वो चैप्टर जो हमको 11th क्लास को, 12th क्लास को समझने में काम आने वाले हैं, ऐसे बेसिक चैप्टर्स जो हैं उनको थोड़ा अच्छे से कॉन्सेप्चुअली पढ़ लेना है। और यदि जरूरत पड़े तो आप 11th 12th की एनसीईआरटी की बुक जो है, स्पेशली बायो की बात करें या केमिस्ट्री की बात करें, तो उन्हें भी आप यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो पहला क्या है, पहला है कि यदि हम 10th बोर्ड के सिलेबस की बात करें तो उसे आप कॉन्सेप्चुअली और बहुत ही प्रैक्टिकली आप कवर करें, यानी वो आपको कॉन्सेप्चुअली पता होना चाहिए। देन आप कुछ चैप्टर्स जो हैं वो एनसीईआरटी की बुक से भी पढ़ सकते हैं, 11th क्लास या 12th क्लास की एनसीईआरटी से भी पढ़ सकते हैं, उन कॉन्सेप्ट्स को थोड़ा और अच्छे से क्लियर करने के लिए जो अभी आपके 10th में दिए हुए हैं। यदि आप मुझे पूछोगे कि सर कौन कौन से चैप्टर हैं जो हम अभी से लेकर के और बोर्ड एग्जाम तक कवर कर लें तो हमें एक्स्ट्रा एज मिल जाएगा नीट की प्रिपरेशन में 11th 12th के साथ में, तो बच्चों फिजिक्स में यदि मैं बात करूं तो आप बेसिक मैथ्स, वेक्टर, काइनेमेटिक्स, ये कुछ चैप्टर जो है इन्हें आप कंप्लीट कर सकते हैं। बहुत सारा नहीं पढ़ना है इन चैप्टर्स को, क्योंकि ये बहुत बेसिक चैप्टर है और ये आपका कॉन्सेप्ट बिल्डिंग वाला काम जो है वो करते हैं। इसलिए इन चैप्टर्स को आप कोशिश करें कि कॉन्सेप्चुअल अभी पढ़ लें और जो इजी लेवल के क्वेश्चंस हैं एटलीस्ट उस टाइप के क्वेश्चंस भी आप प्रैक्टिस कर लें। ऐसे केमिस्ट्री में बात करूं तो मोल कॉन्सेप्ट, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ एटम, केमिकल बॉन्डिंग की बेसिक कॉन्सेप्ट जो हैं वो चीजें आप अभी पढ़ सकते हैं, इन पे आप अपना कॉन्सेप्ट जो है वो स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। बायोलॉजी में वो चैप्टर्स जो 10th बोर्ड में दिए हुए हैं, जैसे लाइफ प्रोसेस चैप्टर है बच्चों, उसके अंदर प्लांट फिजियोलॉजी के कुछ चैप्टर, कुछ टॉपिक्स दिए हुए हैं, फोटोसिंथेसिस दिया हुआ है, रेस्पिरेशन दिया हुआ है, ऐसे ही एनिमल फिजियोलॉजी, डाइजेशन हुआ, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज हुए, एक्सक्रीटरी सिस्टम हुआ, सर्कुलेटरी सिस्टम हुआ, देन उसके अलावा न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हुए। तो ऐसे कुछ चैप्टर्स जो हैं उन्हें आप 10th बोर्ड के लिए तो प्रिपेयर कर ही रहे हैं, साथ में थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल करके आप चाहें तो 11th की जो एनसीईआरटी की बुक है उनसे रिवाइज कर सकते हैं, या
आप हमारे से यहाँ पर अर्ली चैंपियन बैच में हम आपको ऐसे जो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उन्हें कॉन्सेप्चुअली यहाँ पर पढ़ाते हैं, तो उनको आप पढ़ लेंगे तो आपका क्या होगा, बेसिक कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे हो जाएंगे, बहुत ही स्ट्रांग हो जाएंगे। उसके अलावा इवोल्यूशन चैप्टर है या इकोलॉजी का पार्ट है, ये दिया हुआ है 10th बोर्ड में और आप इसे पढ़ते तो आप बहुत ही सुपरफिशियल लेवल पे, बहुत ही बेसिक लेवल पे पढ़ रहे हैं, इसको यदि थोड़ा सा अप कर लें, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअली समझ लें और 11th-12th बोर्ड के एनसीईआरटी की एग्जाम जो बुक है एनसीईआरटी की बुक, उसे आप यदि देख लें तो आपके ये टॉपिक्स जो हैं वो उस लेवल पे हो जाएंगे कि जैसे ही आप 11th में जाओगे तो बहुत से बच्चों को लगेगा कि अरे ये तो एकदम काया पलट हो गई, बहुत सारी एक्स्ट्रा चीज आ रही है, लेकिन आपको ऐसा फील नहीं होगा और आप इजीली उसको एक्सेप्ट करके और बहुत अच्छे मार्क्स भी ला पाओगे। ठीक है, तो ये कुछ चैप्टर्स हैं जिन चैप्टर्स को आपको जरूर से कर लेना चाहिए जब आप अभी 10th बोर्ड का एग्जाम दे रहे हो और आपके पास जो अभी बीच में टाइम बचा हुआ है, लेकिन पर डे आपको एवरेज 2 to 3 आवर जो है वो निकालना है। इससे आपका 10th का भी प्रिपरेशन हो रहा है क्योंकि टॉपिक्स मोस्टली हमने वही लिए जो आपके 10th बोर्ड में दिए हुए हैं, तो आपका 10th भी स्ट्रांग होगा कॉन्सेप्चुअली, यानी बोर्ड में भी अच्छे मार्क्स आएंगे और आप आगे के लिए भी प्रिपेयर हो जाएंगे। और बच्चों ये मान के चलो कि यदि आप मेरी बातें फॉलो कर रहे होगे तो आप देखना आपके 10th बोर्ड में भी 95% से कम मार्क्स नहीं आएंगे। तो इसीलिए यदि आप 10th बोर्ड के साथ में डिसीजन लेते हो कि मुझे नीट 2024 को क्रैक करना है और मुझे मेडिकल कॉलेज में जाना है, तो आप इस स्ट्रेटेजी को, इस प्लानिंग को जरूर से फॉलो कर सकते हो, डेफिनेटली बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है आपको। देन इसके बाद में हम बात करें कि 11th-12th के साथ में हम कैसे प्रिपरेशन करेंगे। तो बच्चों जब भी आप नीट एग्जाम की प्रिपरेशन की बात करें या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन की बात करें तो आपको बहुत हार्ड और एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ता है और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है कि आपका शेड्यूल, डेली प्लानिंग क्या है और उस प्लानिंग को आप कितना अच्छे से फॉलो कर पाते हैं। यानी आपको क्या करना होगा, एक प्लानर बनाना होगा, डेली का शेड्यूल बनाना होगा। अब ये डेली शेड्यूल में आपको अराउंड लेक्चर्स जो हैं आपके क्लासेस जो होते हैं उसके लिए अराउंड 5 आवर का टाइम रखना होगा। देन सेल्फ स्टडी बहुत ज्यादा मैटर करती है। सेल्फ स्टडी के लिए आपको क्या करना होगा, अराउंड 8 आवर का टाइम जो है वो सेल्फ स्टडी के लिए आपको देना पड़ेगा। ठीक है, और सेल्फ स्टडी में ही आप जो लेक्चर्स में पढ़ रहे हो उनको रिवाइज करना, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, ये सारी चीजें आती हैं। और जब ये सारी चीजें बहुत परफेक्टली चल रही होंगी तो आप देखना कि आपको खुद से फील होगा कि यस मुझे चीजें आ रही हैं और कंसेप्चुअली स्ट्रांग है, आप एग्जाम में ऑटोमेटिकली अच्छा कर पाएंगे, आपके मॉक टेस्ट में बहुत अच्छे मार्क्स जो हैं वो आने लग जाएंगे। देन स्लीप जो है वो अराउंड 7 आवर का टाइम और 4 आवर जो बचते हैं आपके पास 24 आवर में से वो आप एंटरटेनमेंट एंड अदर एक्टिविटीज जो भी हैं आपकी उनके लिए आप यहां पर रख सकते हैं। ठीक है, अब इसमें थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट जो है वो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। ये तो 24 आवर का क्या करना है वो है। अब स्टडी टाइम में भी आपके पास प्रॉपर होना चाहिए कि कितने बजे से कितने बजे तक क्या पढ़ना है। ठीक है, तो ये भी प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए। अब कई बार क्या होता है हम प्लान तो कर लेते हैं लेकिन सपोज पढ़ते पढ़ते हमने 1 आवर फिजिक्स पढ़ने के लिए रखा था, 1 आवर से ज्यादा निकल गया, तो बच्चों ध्यान रखना है कि हमें उसे स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। यदि वो आगे निकल गया तो आपको क्या करना है, आपको वहीं पे ही स्टॉप कर देना है उसे। नेक्स्ट जो आपका प्लानिंग था, जो भी चैप्टर आप पढ़ने वाले थे, सब्जेक्ट आप पढ़ने वाले थे, आप उसे पिक कर लीजिए। और जो छूट गया उसे क्या करोगे, फिर उसे आप ये जो अदर एक्टिविटीज के लिए जो आपने टाइम रखे हुए हैं उनमें से थोड़ा टाइम कट करके उन्हें कवर अप करोगे। ठीक है, तो आपका बैकलॉग भी नहीं होगा और आपका प्लान जो है वो भी बहुत अच्छे से फॉलो होता रहेगा। संडे वगैरह के दिन आपकी जब क्लासेस नहीं होती है, लेक्चर्स नहीं होते हैं, तो उस दिन आप रिविजन जो है वो कर सकते हैं, यानी जो भी बैकलॉग रह गया उनको कवर करो, प्लस जो पूरे वीक में पढ़ा उसको रिवाइज कर लो। तो इस तरीके से आप प्लानिंग जो है वो फॉलो करोगे। देन इसके अलावा बच्चों क्या क्या करना है, प्रॉपर टाइम देना है आपको कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप 11th-12th के साथ में पढ़ोगे आपके पास प्रॉपर टाइम रहेगा, क्योंकि मोर देन 2 ईयर का टाइम जो है आपके पास अभी है नीट एग्जाम देने के लिए। तो आपके पास इतना सफिशिएंट टाइम है कि एक एक कंसेप्ट को बहुत डिटेल में पढ़ सकते हो। तो यहां पर हड़बड़ी नहीं करनी है। कभी भी ये नहीं होता है कि हम चीजों को 10 बार पढ़ लेंगे तो हमारे अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। नहीं, आपको क्या करना है, पहले एक बार बहुत इत्मीनान से बहुत अच्छे से कॉन्सेप्चुअली पढ़ लेना है। जब आपका टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो गया उसके बाद आप देखना कि रिवीजन की स्पीड ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। आप रिवीजन बहुत फास्ट कर पाओगे और कॉन्सेप्चुअली जब चीजें बिल्कुल क्लियर है तो क्वेश्चन जो है वो इजीली सॉल्व होंगे, आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, आउटपुट आना स्टार्ट हो जाएगा ज्यादा। तो इसीलिए आप ज्यादा बार पढ़ने से 100 सुनार की और 1 लोहार की वाला कंसेप्ट जो है वो फॉलो करना। यानी एक बार पहले तो हमें बहुत अच्छे से
कंसेप्ट को सीखना है, यानी 11th-12th के साथ आपका मेन फोकस क्या रहेगा कि पहले कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से सीख लें और फिर उसके बाद में हम उसके एप्लीकेशन पे जाएं, यानी कि हम प्रॉपर टाइम दें, किसी भी टॉपिक में जल्दीबाजी ना करें, उसको स्किप करने का कोशिश ना करें, बल्कि उसे बहुत अच्छे से अपने टीचर की हेल्प से, उनके लेक्चर्स की हेल्प से उन्हें हम समझ लें, ठीक है। देन मेक प्रॉपर नोट्स फॉर रिवीजन के लिए, क्योंकि जब आप पढ़ रहे हो पहली बार डिटेल में पढ़ रहे हो तो आप अपने नोट्स बनाओ और उन नोट्स को भी कुछ इस तरीके से बनाओ कि उनके अंदर जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो हाईलाइटेड रहे और लास्ट टाइम पे आपको रिवीजन में बहुत हेल्प करे। तो अपने खुद के नोट्स बनाने, किसी और के नोट्स के भरोसे नहीं रहना है कि मेरे को बने बनाए नोट्स दे दे हम उसको पढ़ लें, नहीं, वो उतना काम नहीं आता है। दूसरे का बनाया गया नोट्स जो है बच्चों में लिटरली बोलूं तो जहर है, वो उसे तो आपको देखना ही नहीं है। आपको क्या देखना है, आपने जो बनाए हुए, क्योंकि आप खुद बनाओगे ना तो आपको एक एक बात बताओगे कहाँ क्या लिखा है, कौन सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कौन सा इंपॉर्टेंट नहीं है, सारी बातें बताओगी। तो आप अपने नोट्स जो है वो खुद से प्रिपेयर करें। देन डीप स्टडी ऑफ एनसीईआरटी इन केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। केमिस्ट्री और बायोलॉजी में आपको पता होगा कि नीट एग्जाम में सिलेबस जो है वो पूरा एनसीईआरटी से ही आता है। तो एनसीईआरटी की स्टडी होनी चाहिए कैसी, डीप स्टडी होनी चाहिए। सुपरफिशियली बहुत बार पढ़ने से नहीं होगा, आपको कॉन्सेप्चुअली समझ के डीप स्टडी करनी है ताकि आपको हर एक बात का मीनिंग पता हो और आपको यह भी पता हो कि एनसीईआरटी में कौन सी चीज कहां पर लिखी हुई है, कौन से एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, तो डीप स्टडी करनी है एनसीईआरटी की। देन क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। क्वेश्चन प्रैक्टिस कैसे करना है बच्चों, क्वेश्चन प्रैक्टिस में आपको सिंगल स्ट्रेच में क्वेश्चन करना है। जैसे आप एग्जाम दोगे नीट एग्जाम, तो आपके पास रहेगा कि सपोज 1 आवर का टाइम आप लेके चलते हो या 50 मिनट का टाइम लेकर के चलते हो और 50 क्वेश्चन फिजिक्स के आपको करने होंगे। तो आप अभी से अपने आप को वैसे ही प्लान करो कि क्वेश्चन प्रैक्टिस करते टाइम हमने 1 आवर का टाइम लिया, 50 क्वेश्चन लिए फिजिक्स के और फिर हमने उनको ट्राई किया, जो आते जा रहे करते जा रहे, जो नहीं आ रहा उनको छोड़ते जा रहे, और फिर बाद में आप 1 मोर आवर का टाइम निकालो ताकि जो क्वेश्चंस आपके नहीं बने हैं उनके डिटेल में जा पाओ। इसी तरीके से आप केमिस्ट्री में भी करोगे, बायो में भी करोगे। डिफरेंस क्या रहेगा कि बायो में, केमिस्ट्री में रिलेटिवली फास्ट क्वेश्चन आप कर पाओगे, तो 1 आवर में आप 100 क्वेश्चन के अराउंड जो है वो ले सकते हो कि आपको करने हैं, ठीक है। देन इसके बाद में बच्चों टेस्ट, मॉक टेस्ट जो भी आप दोगे वो बहुत ही रिलेवेंट होने चाहिए। नीट एग्जाम के रिलेवेंट टेस्ट आपको देना है, थोड़ा सा लेवल हाई थोड़ा सा लो चलेगा, लेकिन कोशिश करना है कि जिस पैटर्न पे आपको क्वेश्चंस नीट में पूछे जाते हैं बिल्कुल वैसे ही आपको मॉक टेस्ट में भी मिले। और बच्चों ये सारी चीजें आपको मिलेगी एटीपी स्टार के अंदर। चैंपियन बैच, अर्ली चैंपियन बैच यदि आप ज्वाइन करते हो तो इन सब चीजों में एटीपी स्टार आपकी हेल्प करने वाला है। जो भी बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन में जो फॉर्म दिया है उसे इमीडिएटली फिल कर दें, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि हाउ टू चूज योर इंस्टीट्यूशन, यानी आपको किस कोचिंग में पढ़ना है, किन टीचर से पढ़ना है, उसको चूज कैसे करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, क्योंकि कई बार क्या होता है हम भेड़ चाल चलते हैं कि हमको किसी ने एडवाइस कर दिया वहां चले जाओ, वहीं पे चले जाते हैं, वहीं पे पढ़ लेते हैं, ठीक है। बाद में पता पड़ा कि जिन्होंने एडवाइस किया था वो खुद भी क्लियर नहीं कर पाए, आपका भी नुकसान हो गया, या फिर जो जिन्होंने हमें एडवाइस किया वो उनका खुद का तरीका अच्छा था, सेल्फ डिसिप्लिन थे या उनके पास एक्स्ट्रा सपोर्ट था, उन्होंने कर लिया, हम नहीं कर पाए। तो किसी दूसरे को नहीं देखना है, यस एडवाइस आपको लेनी चाहिए, रिसर्च आपको खुद से करना चाहिए। रिसर्च आप खुद से करो कि क्या सच में मुझे वहां पर जाना चाहिए, क्या वो मेरे लिए भी बेस्ट होगा। यानी कोई इंस्टीट्यूशन किसी और स्टूडेंट के लिए बेस्ट है तो जरूरी नहीं है कि आपके लिए भी बेस्ट हो। आपके लिए क्या बेस्ट होगा, कैसे चूज करोगे, आप चूज करोगे। पहला पॉइंट तो डोंट फॉलो अदर्स ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है। देन सी द लेक्चर्स ऑफ द फैकल्टीज, जो भी फैकल्टीज है उनके लेक्चर्स यदि अवेलेबल हो जाएं तो आपको पहले वो देखना चाहिए ताकि आपको आइडिया लग जाए कि क्या उनका पढ़ाया हुआ उनका तरीका आपको समझ में आ रहा है। तो लेक्चर्स जो है उन्हें देखो, यदि आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हो, पर्सनली बात कर सकते हो, आप बात कर लो ताकि आपको बात करके भी आइडिया लग जाएगा कि वो किस तरीके से सपोर्ट कर सकते हैं आपको, क्या क्या चीजें जो है आपके अकॉर्डिंग जो है वो स्पेशल हो सकती हैं, तो उस चीज पे करो। देन क्वालिटी ऑफ कंटेंट जो है दैट इज इंपॉर्टेंट। आपको देखना होगा कि उस इंस्टीट्यूशन के अंदर जो कंटेंट मिल रहा है उसकी क्वालिटी कैसी है, क्या वो बिल्कुल अप टू द मार्क है, क्या उससे आपको बेनिफिट होने वाला है। तो क्वालिटी जो है उसको एक बार जरूर से चेक करें कि क्या वो आपके लिए अच्छा है कि नहीं। देन इंडिविजुअल अटेंशन, मॉनिटरिंग एंड मेंटरशिप बहुत इंपॉर्टेंट है कि कई बार इंस्टीट्यूशन में ऐसा होता है कि बच्चों का एडमिशन हो गया उसके बाद में वो भूल जाते हैं कि हमारे पास स्टूडेंट भी है, वो बच्चा खुद से अपना पढ़ रहा है, खुद से स्ट्रगल कर रहा है, प्रॉब्लम आ रही है तो भी वो अपने फैकल्टी से, टीचर से बात नहीं कर पा रहा है। तो इस केस में कहीं ना कहीं जिम्मेदारी जो है वो इंस्टीट्यूशन की हो जाती है कि भाई बच्चा जो है वो मेहनत नहीं कर पाया और इंस्टीट्यूशन की तरफ से सपोर्ट नहीं मिला। तो आपको ये सारे सपोर्ट जो है वो मिलने चाहिए, ठीक है। एटीपी स्टार पे हम स्पेशली ध्यान रखते हैं कि जो भी हमारे इंस्टीट्यूट में जो भी स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं उनको किसी भी तरीके से कोई दिक्कत ना आए और जितना भी रिक्वायरमेंट उनका होता है हम बेस्ट से बेस्ट सपोर्ट करते हैं
उनका जो भी टेस्ट परफॉर्मेंस चल रहा है, वो जितना भी पढ़ रहे हैं उनको हम मॉनिटर करते हैं, उनके अकॉर्डिंग हम गाइड करते हैं। बच्चा जो है वो 1-to-1 कनेक्शन में होता है, पर्सनली हमसे आके मिल सकता है, बात कर सकता है, कोई भी इशू होता है तो डिस्कस कर सकता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये बच्चे की परफॉर्मेंस में एक सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट लाता है यदि टीचर डायरेक्टली बच्चे के साथ में कनेक्टेड है तो। देन रिलेवेंट टेस्ट होने चाहिए। अभी मैंने बात की बच्चों, टेस्ट प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है और रिलेवेंट टेस्ट होना बहुत जरूरी है। यदि पेपर बहुत टफ आ रहा है, जैसा कि नीट में नहीं आता, तो पेपर यदि बहुत टफ आ रहा है, बच्चे के मार्क्स कम आ रहे हैं तो वो डिमोटिवेट हो जाएगा। पेपर अननेसेसरली बहुत इजी आ रहा है तो बच्चा हवा में रहेगा, एग्जाम में दिक्कत आएगी। तो बहुत रिलेवेंट होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए, थोड़ा सा अप थोड़ा सा डाउन ये चल सकता है, लेकिन बहुत बैलेंस टेस्ट होने चाहिए। मॉक टेस्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एंड अदर सपोर्ट यदि स्टूडेंट को रिक्वायरमेंट है, क्योंकि यदि आप 10th के साथ में प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको एक्स्ट्रा सपोर्ट की रिक्वायरमेंट होगी बोर्ड के रिलेटेड। ऐसे ही यदि आप 11th-12th में आओगे तो वहां पर भी आपको बोर्ड के रिलेटेड हो सकता है एक्स्ट्रा सपोर्ट की रिक्वायरमेंट हो, या फिर कुछ अदर एग्जाम लाइक केवीपीवाई एग्जाम वगैरह है तो उनके लिए आपको एक्स्ट्रा सपोर्ट की रिक्वायरमेंट होगी। तो ऐसे सारे सपोर्ट जो है वो आपको टीचर से, फैकल्टी से मिलने चाहिए। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जिनको आप एक बार चेक कर लो, और यदि इस पे कोई भी इंस्टीट्यूट जो बिल्कुल परफेक्ट आपको मिल रहा है तो वो आपके लिए बेस्ट होगा। ठीक है बच्चों, एटीपी स्टार पे हम इंश्योर करते हैं कि बच्चों को ये सारी चीजें जो है वो हम प्रोवाइड करें। ठीक है, देन व्हाट इज द अल्टीमेट एम? बच्चों अल्टीमेट एम क्या हो सकता है? जैसे कि अभी थोड़े दिनों पहले मेरी अर्ली चैंपियन वाले कुछ स्टूडेंट है उनसे बात हो रही थी, तो असम का एक बच्चा था, वो बोल रहा था कि सर हमारे यहाँ से कोई भी बच्चा जो है वो एम्स में सेलेक्ट नहीं हुआ, ऐसा क्यों है? क्या हमारे यहाँ पर अच्छे फैकल्टी नहीं है या क्या दिक्कत है? तो बच्चों मुझे लगता है कि एक जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है एम, कि यदि आपने एम सही नहीं बनाया है, मान लो किसी बच्चे ने एम जो है वो सिर्फ ये रखा हुआ है कि मुझे सेलेक्ट होना है, मुझे डॉक्टर बनना है, जो कि मोस्ट ऑफ स्टूडेंट, मैक्सिमम स्टूडेंट जो नीट की प्रिपरेशन करते हैं उनका एम क्या होता है कि मेरे को ना नीट क्लियर करके मेडिकल कॉलेज में जाना है। एक परफेक्ट एम जो है, अल्टीमेट एम जो है उन्होंने सोचा ही नहीं, कहां पे सोच लिया, सिर्फ बॉर्डर लाइन सोच लिया। तो वहां तक यदि जाने की कोशिश करेंगे और थोड़ा भी यदि उससे नीचे रहते तो क्या हो जाएगा, आउट ऑफ सिलेक्शन चले जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही यदि मान लो नॉर्मल कॉलेजेस जो है, एवरेज कॉलेजेस, वो उसके लिए ही एम किया, उसके अकॉर्डिंग ही पढ़ाई कर रहे हैं, तो एम्स वगैरह तक कैसे पहुंच सकते हैं? तो बच्चों आपका जो एम है वो बहुत ही प्रिसाइज होना चाहिए। मतलब आपको अभी से जो ड्रीम है वो एक परफेक्ट लेवल पे लेके जाना है, यानी ड्रीम होना चाहिए कि मुझे टॉप रैंक लानी है नीट एग्जाम में, या आपका ड्रीम होना चाहिए कि मुझे टॉप मेडिकल कॉलेज, एम्स है, मौलाना आजाद है, ऐसे टॉप मेडिकल कॉलेज, या आपके स्टेट के जो टॉप कॉलेजेस हैं उनमें मुझे पढ़ना है। तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, ऑटोमेटिकली आपको एक ड्राइव मिलेगा जिससे कि आप पुश होगे कि हाँ मेरे को तो एम्स में जाना है, तो मेरे तो मैक्सिमम मार्क्स आने चाहिए। ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग आपकी पढ़ाई और ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली ड्राइव होंगी, और उसमें साथ में यदि टीचर का प्रॉपर गाइडेंस मिल जाए तो बच्चा जरूर से क्लियर कर सकता है। तो मुझे लगता है कि वो जो मैं आसाम वाले स्टूडेंट की स्टोरी बता रहा था, तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट को जरूरी है क्या कि हो सकता है उसके यहाँ पे जो बच्चे प्रिपरेशन करते हैं उनमें मोस्ट ऑफ द बच्चे जो हैं वो अपना टारगेट ही बहुत लो रखते हो। गाइडेंस की बात तो फिर उसके बाद आती है, यानी पहले तो टारगेट अच्छा करो, तब तो फिर टीचर का गाइडेंस जो है वो आपको उस लेवल पे लेके जाएगा जो आप अचीव करना चाहते हो। ठीक है, तो एम जो है वो क्या होना चाहिए, आपका टॉप मेडिकल कॉलेज होना चाहिए। ठीक है, और नीट में टॉप रैंक जो है लाना वो होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपना एम जो है वो प्रिसाइज करके रखो। ठीक है बच्चों, और वो बच्चे जो एटीपी स्टार में हमसे पढ़ना चाहते हैं वो अर्ली चैंपियन बैच जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी डिटेल जो है बच्चों उसको पता करने के लिए आप एक काम करो कि डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म दिया है उसे आप फिल कर दो, हमारी टीम जो है वो आपसे कांटेक्ट करेगी। ठीक है बच्चों, तो आई होप कि ये वीडियो आपको नीट 2024 के लिए यदि प्रिपेयर करना है तो बहुत हेल्पफुल रहेगा, आपको डिसीजन लेने में बहुत हेल्प करेगा। ऐसे ही और वीडियोस के साथ में हम मिलते रहेंगे। ऑल द बेस्ट।